आइए सुनते हैं मनु भंडारी जी की कहानी मैं हार गई। जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो सारा हॉल हंसी कहकहों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। शायद मैं ही एक ऐसी थी जिसका रोम रोम क्रोध से जल रहा था। उस सम्मेलन की अंतिम कविता थी बेटे का भविष्य। उसका सारांश कुछ इस प्रकार था। एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक प्रति गीता की रख देता है और स्वयं छिपकर खड़ा हो जाता है। बेटा आता है और सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर को उठाता है। उसकी बाछें खिल जाती हैं। बड़ी हसरत से उसे सीने से लगाता है, चूमता है और रख देता है। उसके बाद शराब की बोतल से 2-4 घूंट पीता है। थोड़ी देर बाद मुंह पर अत्यंत गंभीरता के भाव लाकर बगल में गीता दबाए वे बाहर निकलता है। बाप बेटे की ये करतूत देखकर उसके भविष्य की घोषणा करता है, ये साला तो आजकल का नेता बनेगा। कवि महोदय ने ये पंक्ति पढ़ी थी कि हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक हंसी की लहर दौड़ गई। पर नेता की ऐसी फजीहत देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। साथ आए हुए मित्र ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो वह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। मैंने गुस्से में जवाब दिया, पसंद? मैंने आज तक इससे भद्दी और भोड़ी कविता कभी सुनी ही नहीं। अपने मित्र के व्यंग्य की तिक्तता को मैं खूब अच्छी तरह पहचानती थी। उनका क्रोध बहुत कुछ चिलम न मिलने वालों के आक्रोश के समान ही था। उनके पिता चुनाव में मेरे पिताजी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे और हार गए थे। उस तमाचे को वे अभी तक भूल ना पाए थे। आज ये कविता सुनकर उन्हें दिल की जलन निकालने का अवसर मिला। उन्हें लग रहा था मानो उनके पिता का हारना भी आज सार्थक हो गया। पर मेरे मन में उस समय कुछ और चक्कर चल रहा था। मैं जली भुनी जो गाड़ी में बैठी तो सच मानिए सारे रास्ते यही सोचती रही कि किस प्रकार इन कवि महाशय को करारा सा जवाब दूं। मेरे पापा जी के राज में ही नेता की ऐसी छीछा लेदर भी कोई चुपचाप सह लेने की बात थी भला। चाहती तो यही थी कि कविता में ही उनको जवाब दूं, पर इस ओर कभी कदम नहीं उठाया। सो निश्चय किया कि कविता ही नहीं तो कहानी ही सही। अपनी कहानी में मैंने एक ऐसे सर्वगुण संपन्न नेता का निर्माण करने की योजना बनाई जिसे पढ़कर कवि महाशय को अपनी हार माननी ही पड़े। भरी सभा में वे जो नहला मार गए थे उस पर मैं दहला नहीं सीधे इक्का ही फटकारना चाहती थी, जिससे बाजी हर हालत में मेरी ही रहे। यही सब सोचते सोचते मैं कमरे में घुसी तो दीवार पर लगी बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों पर नजर गई। सबके प्रतिभाशाली चेहरे मुझे प्रोत्साहन देने लगे। सब नेताओं के व्यक्तिगत गुणों को एक साथ ही मैं अपने नेता में डाल देना चाहती थी, जिससे वे किसी भी गुण में कम न रहने पाए। पूरे सप्ताह तक मैं बड़े बड़े नेताओं की जीवनियाँ पढ़ती रही और अपने नेता का ढांचा बनाती रही। सुना था और पढ़कर भी महसूस किया कि जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, वैसे ही महान आत्माएं गरीबों के घर में ही उत्पन्न होती हैं। सोच विचार कर एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने सब गुणों से लैस करके अपने नेता का जन्म गांव के एक गरीब किसान की झोपड़ी में करा दिया। मन की आशाएं और उमंगें जैसे बढ़ती हैं, वैसे ही मेरा नेता भी बढ़ने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के स्कूल में ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई। यद्यपि मैं इस प्रबंध से विशेष संतुष्ट नहीं थी, पर स्वयं ही मैंने परिस्थिति बना डाली थी कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे उसने मिडिल पास किया। यहाँ तक आते आते उसने संसार के सभी महान व्यक्तियों की जीवनियाँ और क्रांतियों के इतिहास पढ़ डाले। देखिए, आप बीच में ही ये मत पूछ बैठिए कि 8वीं का बच्चा इन सबको कैसे समझ सकता है। ये तो एकदम अस्वाभाविक बात है। इस समय मैं आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देने की मनस्थिति में नहीं हूँ। आप ये न भूलें कि ये बालक एक महान भावी नेता है। हाँ, तो ये सब पढ़कर उसके सीने में बड़े बड़े अरमान मचलने लगे। बड़े बड़े सपने साकार होने लगे। बड़ी बड़ी उमंग करवटें लेने लगीं। वे जहाँ कहीं भी अत्याचार देखता मुट्ठियाँ भींच भींच कर संकल्प करता, उसको दूर करने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता और मुझे उसकी योजना में, उसके संकल्पों में अपनी सफलता हंसती खेलती ही नजर आती। एक बार जान का खतरा मोल लेकर मैंने जमींदार के कारिंदों से भी उसकी मुठभेड़ करा दी और उसकी विजय पर उससे अधिक हर्ष मुझे हुआ। तभी अचानक एक घटना घट गई। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। दवा इलाज के लिए घर में पैसा नहीं था, सो उसके पिता ने तड़प तड़प कर जान दे दी और वे बेचारा कुछ भी न कर सका।
पिता की इस बेबसी की मृत्यु का भारी सदमा उसको लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने रोते रोते प्राण तो नहीं पर आंखों की रोशनी गंवा दी। घर में उसकी एक विधवा बुआ, एक छोटी क्षयग्रस्त बहन और थी। सबके भरण पोषण का भार उस पर आ पड़ा। आय का कोई साधन नहीं था। थोड़ी बहुत ज़मीन जो थी उसे ज़मींदार ने लगान बकाया लगाकर हथिया लिया। उसके पिता की विनम्रता का लिहाज करके अभी तक वह चुप बैठा था। अब क्यों मानता? उसके क्रांतिकारी बेटे से वह परिचित था, सो अवसर मिलते से बदला ले लिया। अब मेरे भावी नेता के सामने भारी समस्या थी। वे सलाह लेने के लिए मेरे पास आया। मैंने कहा, अब समय आ गया है, तुम घर बार और रोटी की चिंता छोड़कर देश सेवा के कार्य में लग जाओ। तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, शोषितों की आवाज़ को बुलंद करके देश में वर्गहीन समाज की स्थापना करनी है। तुम सब कुछ बड़ी सफलतापूर्वक कर सकोगे क्योंकि मैंने तुम में सबसे आवश्यक गुण भर दिए हैं। उसने बहुत ही बुझे हुए स्वर में कहा, ये तो सब ठीक है, पर मेरी अंधी माँ और बीमार बहन का क्या होगा? मुझे देश प्यारा है पर ये लोग भी कम प्यारे नहीं। मैं झल्ला उठी। तुम नेता होने जा रहे हो या कोई मजाक है? जानते नहीं, नेता लोग कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, वे देश के, संपूर्ण राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार चलना होगा। जानते हो, मैं तुम्हारी सृष्टा हूँ, तुम्हारी विधाता। उसने सब कुछ अनसुना करके कहा, ये सब तो ठीक है, पर मैं अपनी अंधी बूढ़ी माँ की दर्द भरी आहों की उपेक्षा किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकता। तुम मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं दिला देती? गुजारे का साधन हो जाने से मैं बाकी सारा समय सहर्ष देश सेवा में लगा दूंगा। तुम्हारे सपने सच कर दूंगा। पहले मेरे पेट का कुछ प्रबंध कर दो। मैंने सोचा क्यों ना अपने पिताजी के विभाग में इसे कोई नौकरी दिलवा दूं, पर पिताजी की उदार नीति के कारण कोई जगह खाली भी तो रहने पाए। देखा तो सब जगह भरी हुई थी। कहीं मेरे चचेरे भाई विराजमान थे तो कहीं फुफेरे। मतलब ये है कि उसके लिए कोई प्रबंध मैं ना कर सकी। उसका मुंह तो चीर दिया पर उसे भरने की प्रबंध ना कर सकी। हार कर उसने मजबूरी करना शुरू कर दिया। जमींदार की नई हवेली बन रही थी, वे उसी में ईंटें ढोने का काम करने लगा। जैसे जैसे वे सिर पर ईंट उठाता, उसके अरमान नीचे को धसकते जाते। मैंने लाख उसे ये काम ना करने के लिए कहा, पर वे अपनी माँ बहन की आड़ लेकर मुझे निरुत्तर कर देता। मुझे उस पर कम क्रोध नहीं था, फिर भी मुझे भरोसा था, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिभाओं और गुणों को मैंने उसकी घुट्टी में पिला दिया था। हर परिस्थिति में वे अपना रंग दिखलाएंगे, ये सोचकर ही मैंने उसके भाग्य पर छोड़ दिया और तटस्थ दर्शक की भांति उसकी प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करने लगी। उसकी बीमार बहन की हालत बेहद खराब हो गई। वे उसे बहुत प्यार करता था। उसने एक दिन काम से छुट्टी ली और शहर गया, उसके इलाज के प्रबंध की तलाश में। घूम फिर कर एक बात उसकी समझ में आई कि काफ़ी रुपया हो तो उसकी बहन बच सकती है। रास्ते भर उसकी रुग्ण बहन के करुण चीत्कार उसके हृदय को भेदते रहे। बार बार जैसे उसकी बहन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, भैया मुझे बचा लो, कहीं से भी रुपए का प्रबंध करके मुझे बचा लो, भैया मैं मरना नहीं चाहती। और उसके सामने बाप की मृत्यु का दृश्य घूम गया। गुस्से से उसकी नसें तन गईं। वे गांव से आया और वहाँ के जितने भी संपन्न लोग थे सबसे कर्ज मांगा, मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पर निराशा के अतिरिक्त उसे कुछ न मिला। इस नाकामयाबी पर उसका विद्रोही मन जैसे भड़क उठा। वे दिन भर बिना बताए जाने क्या क्या संकल्प करता रहा और आधी रात के करीब दिल में निहायती नापाक इरादा लेकर उठा। मैं काँप गई। वे चोरी करने जा रहा था। मेरे बनाए नेता का ऐसा पतन, वे चोरी करे, छी छी। और इसके पहले की चोरी जैसा जघन्य कार्य करके वो अपनी नैतिकता का हनन करता, मैंने उसका ही खात्मा कर दिया। अपनी लिखी हुई कहानी के पन्नों को टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया। उसकी तबाही के साथ एक महान नेता के निर्माण करने का मेरा हौसला मुझे तबाह होता हुआ नजर आया, लेकिन इतनी आसानी से मैं हिम्मत हारने वाली नहीं थी। बड़े धैर्य के साथ मैं अपनी कहानी का विश्लेषण करने बैठी कि आखिर क्यों सब गुणों से लैस होकर भी मेरा नेता न बनकर चोर बन गया। और खोजबीन करते करते मैं अपनी असफलता की जड़ तक पहुंच गई। गरीबी के कारण ही उसके सारे गुण दुर्गुण बन गए और मेरी मनोकामना अधूरी रह गई। जब सही कारण सूझ गया तो उसका निराकरण क्या कठिन था। एक बार फिर मैंने कलम पकड़ी और नेता बदले हुए रूप और बदली हुई परिस्थितियों में फिर एक बार इस संसार में आ गया। इस बार उसने शहर के करोड़पति सेठ के यहाँ जन्म लिया, जहाँ न उसके सामने पेट भरने का सवाल था, न बीमार बहन के इलाज की समस्या।
लाड़ प्यार और धन वैभव के बीच वे पलने लगा। बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उसे शिक्षा दी गई। उसकी अलौकिक प्रतिभा देखकर सब चकित रह जाते। वे अत्याचार होते देख तिलमिला जाता, जोशीले भाषण देता, गांव में जाकर वे बच्चों को पढ़ाता। गरीबों के प्रति उसका दिल दया से लबालब भरा रहता। अमीर होकर भी वह सादगी में जीवन बिताता। सारांश ये था कि महान नेता बनने के सभी शुभ लक्षण उसमें दिखाई दिए। कदम कदम पर वह मेरी सलाह लेता और मैंने भी उसके भावी जीवन का निक्शा उसके दिमाग में पूरी तरह उतार दिया था, जिससे वह कभी भी पथभ्रष्ट ना होने पाए। मैट्रिक पास करके वह कॉलेज गया, जिस कॉलेज में एक समय में केवल राजाओं के पुत्र ही पढ़ा करते थे, और आज भी जहाँ रईसी का वातावरण था, उसी कॉलेज में उसके पिता ने उसे भर्ती कराया। लेकिन मेरी सारी सावधानी के बावजूद उन रईसजादों की सोहबत अपना रंग दिखाए बिना ना रह सकी। वे अब ज़रा आराम तलब हो गया। मेरे सलाह मशवरों की अब उसे चिंता न रही। घंटों अब वे कॉफ़ी हाउस में रहने लगा। एक दिन तो मैंने उसे हाउसी खेलते देखा। मेरा दिल धक से कर गया। हाय राम, ये क्या हो गया। मैं संभल कर कुर्सी पर बैठ गई और कलम को कसकर पकड़ लिया। कलम को ज़ोर से पकड़कर ही मुझे लगा मानो मैंने उसकी नकेल को कसकर पकड़ लिया हो, पर उसके तो जैसे अब पर निकल आए थे। जुआ ही उसके नैतिक पतन की अंतिम सीमा न रही। कुछ दिन बाद ही मैंने उसे शराब पीते भी देखा। मेरा क्रोध सीमा से बाहर जा चुका था। मैंने उसे अपने पास बुलाया। अपने क्रोध पर जैसे तैसे काबू रखते हुए मैंने उससे पूछा, जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए बनाया है। वे भी मानो मेरा सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था। बोला, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने मुझे बनाया है। पर यह ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार ही चलूँ। मेरा अपना भी अस्तित्व है और अपने विचार भी हैं। मैं चिल्ला उठी, जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी सृष्टा हूँ, तुम्हारी निर्माता। मेरी इच्छा से बाहर तुम्हारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। वे हंस पड़ा। अरे, तुमने तो मुझे अपनी कलम से पैदा किया है। अरे, इन दोस्तों को देखो, इनकी अम्माओं ने तो इन्हें अपने जिस्म से पैदा किया है। फिर भी वे इनके निजी जीवन में इतना हस्तक्षेप नहीं करती जितना तुम करती हो। तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मानो मैं आदमी नहीं काठ का उल्लू हूँ। सो बाबा, ऐसी नेतागिरी मुझसे निभाए ना निभेगी। ये उम्र, दुनिया की रंगीनी और घर की अमीरी, बिना लुत्फ उठाए यूं ही जवानी क्यों बर्बाद कर दी जाए। ये करके क्या नेता नहीं बना जा सकता। और मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही वे सीटी बजाता हुआ चला गया। कल्पना तो कीजिए उस जिल्लत की जो मुझे सहनी पड़ी। इच्छा तो यूँ हुई कि अपने पहले वाले नेता की तरह इसका भी सफाया कर दूं, पर सदमा इतना गहरा था कि जोश भी न रहा। इतना सब हो जाने पर भी जाने क्यों मन में एक क्षीण सी आशा बनी हुई थी कि शायद वे सीधे रास्ते पर आ जाए। गांधी जी ने भी तो एक बार बचपन में चोरी की थी, बुरे कम किए थे, फिर अपने आप रास्ते पर आ गए थे। संभव है इसके हृदय में भी पश्चाताप की आग जले और ये अपने आप सुधर जाए। पर अब मैंने उसे आदेश देना बंद कर दिया और धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करने लगी। जब वे पश्चाताप की अग्नि में झुलसता हुआ मेरे चरणों में आ गिरेगा और अपने किए के लिए क्षमा मांगेगा। पर ऐसा शुभ दिन कभी भी नहीं आया। जो दिन आया वह कल्पनातीत था। एक बहुत ही सुहावनी सांझ को मैंने देखा कि वह खूब सज धज रहा है। आज का लिबास कुछ अनोखा था। शार्क स्किन के सूट की जगह सिल्क की शेरवानी थी। सिगरेट की जगह पान था। सेंट महक रहा था। बाहर हॉर्न बजा और वे गुनगुनाकर अपने मित्र की गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी एक बार के सामने रुकी और रात तक वे साहबजादे पैक पर पैक ढालते रहे, भद्दे मजाक करते रहे और ठहाके लगाते रहे। रात के 9 बजे उठे तो पैर लड़खड़ा रहे थे। जैसे तैसे गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से जिस गंदी जगह चलने को कहा, उसका नाम लिखते हुए भी मुझे लज्जा आती है। अपने को बहुत रोकना चाहती थी, फिर भी वे घोर पाप न सहन कर सकी और तय कर लिया कि आज जैसे भी होगा मैं फैसला कर ही डालूंगी। मैं गुस्से से कांपती हुई उसके पास पहुंची। इस समय उससे बात करने में मुझे ज़रा घृणा हो रही थी। क्रोध से मेरा रोम रोम जल रहा था। फिर भी अपने को काबू में रखकर और स्वर को भरसक कोमल बनाकर मैंने उससे कहा, एक बार अंतिम चेतावनी देने के ख्याल से ही मैं इस समय तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारा ये सर्वनाश देखकर जानते हो मुझे कितना दुख होता है। अब भी समय है, संभल जाओ। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। पर इस समय वे शायद मुझसे बात करने की मनस्थिति में नहीं था। उसने पान चबाते हुए कहा, अरे जान, ये क्या तुमने हर समय नेतागिरी का पचड़ा लगा रखा है। यहाँ तुम्हारी नेतागिरी और कहाँ छम्मिया का छमाका।
देख लो तो बस सुरूर आ जाए। मैंने कान बंद कर लिए। वे कुछ और भी बोला पर मैंने सुना नहीं। पर उसने जो आंख मारी वे दिखाई दी और मुझे लगा जैसे पृथ्वी घूम रही है। मैंने आंखें बंद कर लीं और गुस्से से होंठ काट लिए। क्रोध के आवेग में कुछ भी कहते नहीं बना, केवल मुंह से इतना ही निकला, दुराचारी, अशिष्ट, नारकीय कीड़े। उसके मित्र ने जो कुछ कहा उसकी हल्की सी ध्वनि मेरे कान में पड़ी। वे जाते जाते कह रहा था, अरे ऐसी घोर हिंदी में फटकारोगी तो वे समझेगा भी नहीं, ज़रा सरल भाषा बोलो। और अधिक सहना मेरे बूते के बाहर की बात थी। मैंने जिस कलम से उसको उत्पन्न किया था उसी कलम से उसका खात्मा भी कर दिया। वे छमिया के यहाँ जाकर बैठने वाला था कि मैंने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जैसा किया वैसा पाया। उसने तो अपने किए का फल पा लिया, पर मैं समस्या का समाधान नहीं पा सकी। इस बार की असफलता ने तो बस मुझे रुला ही दिया। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि एक बार फिर मध्यम वर्ग में अपना नेता उत्पन्न करके फिर से प्रयास करती। इन 2 हत्याओं के भार से ही मेरी गर्दन टूटी जा रही थी और हत्या का पाप ढोने की न इच्छा थी न शक्ति। अपने सारे अहम को तिलांजलि देकर बहुत ही ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि मेरा रोम रोम महसूस कर रहा था कि कवि भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकार कर गया था उस पर इक्का तो क्या मैं दुग्गी भी ना मार सकी। मैं हार गई, बुरी तरह हार गई। तो ये थी कहानी मनु भंडारी जी की, मैं हार गई। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।